नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी और वर्ल्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रीवियस ज्योग्राफी लेक्चर में जैसे हम लोग लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा संघ का जो है पीछे पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या देख रहे थे या कैसे आए हुए प्रश्न हैं विभिन्न एग्जाम में, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो इस लेक्चर सीरीज में आज तीसरा वीडियो है ज्योग्राफी में, जिस पर हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और चर्चा करेंगे। तो आप सभी का ज्योग्राफी और वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके बार बार पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए इन क्वेश्चन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं आसानी से हो सकें। जैसे इसमें घाटियाँ दी हुई हैं, उनके राज्य दिए हुए हैं कि कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसमें मरखा घाटी नंबर ए ऑप्शन में है, तो ये किस राज्य में है। जूकू घाटी बी, नंबर सी सांगला घाटी, डी उथांग घाटी। तो इधर राज्य दिया हुआ है सिक्किम नंबर एक ऑप्शन पे, 2 पे हिमाचल प्रदेश, 3 पे जम्मू कश्मीर और 4 पे नागालैंड। तो इस पे देखेंगे कौन किस में है। तो मरखा घाटी ये जम्मू कश्मीर में है, तो इससे ए का 3। तो इसमें ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कौन सा है, तो 3 में है, यानी बी डी होगा। 2 ए और सी तो पहले ही हट जाएगा। उसके बाद देखेंगे इन दो घाटियों में और कौन सी हमें आती है। जूकू घाटी कहाँ पर है नहीं पता है। चलो सांगला घाटी इस तरीके से प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ये एक क्लियर और हो गया। तो अब अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, एक और पता होना चाहिए कम से कम। तो हिमाचल प्रदेश में है। युथांग घाटी जो है सिक्किम में पाई जाती है, स्थित है। तो डी का फर्स्ट, तो अब ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी वाले में 4 नंबर दिया है, तो 4 उसका नहीं होगा, नागालैंड। तो इसमें मरखा घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। तो अब जूकू घाटी नागालैंड में जाहिर सी बात है हो जाएगा, वही बचा है। सांगला घाटी कहाँ पर है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी सिक्किम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। अब इसमें दोआब नदियों के पूछा गया है, तो इसमें बिष्ट दोआब किस नदी में पाए जाते हैं, किस नदी का संगम, दो नदियों के बीच के जो भूमि है उसको दोआब कहते हैं। जैसे पहली बात जानकारी के लिए स्पष्ट कर दें, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो बिष्ट दोआब किस नदी के बीच में पाई जाती हैं, दो नदियों के बीच में। बी नंबर बारी दोआब किस नदी के बीच में है, रचना दोआब और चार दोआब। इनका देखा जाएगा तो बिष्ट दोआब, बिष्ट मतलब बास, ब्यास नदी का किस में, राबी तथा ब्यास के मध्य। बिष्ट दोआब नहीं, इसमें नहीं होगा। बिष्ट ब्यास, बिष्ट मतलब ब्यास से शुरू होती है, ब्यास तथा सतलज के मध्य बिष्ट दोआब पाया जाएगा। बारी दोआब इसमें रा आ रहा है, तो इसलिए राबी तथा ब्यास के मध्य हो जाएगा। बा और रा दोनों आ रहा है, तो इसमें ये मान लेंगे कि राबी तथा ब्यास के मध्य बारी दोआब। ठीक है। अब सी नंबर देखेंगे, रचना दोआब। इसमें रचना, चिनाब चा से आ रहा है, तो चिनाब इसमें हो जाएगा। राबी तो रा आ रहा है, तो राबी और चिनाब के बीच में पाया जाएगा। इस तरीके से एक ट्रिक बना सकते हैं। तो सी का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन जो है इसमें, डी ऑप्शन में
चिनाब तथा झेलम, चिनाब तथा झेलम, चा आ गया तो चिनाब तथा झेलम के मध्य हो जाएगा तो टी का फोर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाने का संभावना है। तो इस तरीके से, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, क्योंकि इस पे क्लियरिटी नहीं रहती है, सभी छात्र कंफ्यूज होते हैं। तो और कहीं से नए प्रश्न नहीं बनते, भूगोल में यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हम इस सीरीज में कराते हैं और कराने का प्रयास करेंगे। अब कुछ नदियां हैं और उद्गम स्थल हैं और संगम, उनका कहाँ मिलना स्थल। जैसा कि इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट जो है पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं को कराया जा रहा है और इसी को बार बार सुन के या देख के परीक्षा को एक मतलब इम्पोर्टेंट की नोट्स के तौर पे मतलब देखा जा सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व करके काफ़ी क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे किसी का ऑप्शन ले लिया, किसी का क्वेश्चन का दो मतलब ऑप्शन ले लिया, किसी का एक पॉइंट ले लिया, किसी का दो ले लिया और एक नया क्वेश्चन फॉर्मेट कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से बनते हैं, तो इस तरीके से प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ा जाए क्लियर हो, वही बेहतर एग्जाम के लिए अच्छा है। इसमें नदी है और उद्गम, और इस पे हम चर्चा कर चुके हैं सर, लेकिन फिर बार ये रिपीट हो गया तो रिवीजन हो जाएगा। सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थान तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से है और मिलती कहाँ है, इसका संगम है अरब सागर में। झेलम नदी, झेलम नदी का बेरी नाग झरना जम्मू और कश्मीर से उद्गम होता है और इसका संगम कहाँ पर है, चिनाब नदी पाकिस्तान में। अब अगला नदी है चिनाब। चिनाब जो है कहाँ से उद्गम होता है, बड़ा लाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से, बड़ा लाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से, और इसका संगम कहाँ पर होता है, सतलज नदी पाकिस्तान में। फिर रावी नदी, रावी नदी इस थोड़ा जल्दी करेंगे कि रिपीट हुआ है तो अच्छी बात है, जल्दी से देख लेते हैं। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में हुआ है और इसका संगम चिनाब नदी पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है। अब अगला नदी ब्यास है। ब्यास, ब्यास का जो है उद्गम कहाँ पर है, ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से है हिमाचल प्रदेश और इसका संगम सतलज नदी भारत से है। ठीक। सतलज नदी, इसका जो है उद्गम स्थान कहाँ पर है, राकसताल तिब्बत में, राकसताल झील है एक, वहाँ से हुई है और इसका संगम सिंधु नदी मिठानकोट पाकिस्तान में जो अब की है। लूनी नदी देख लिया जाए तो ये अंतः प्रवाही नदी है और ये मरुस्थल से निकलती है और भूमि से निकल के भूमि में ही समाप्त हो जाती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए। इसके अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रन में जो है समाहित हो जाती है। माही नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में संगम है इसका, और ये ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये इसका एक फैक्ट है, पूछा जाता है हमेशा। अब सिंधु नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा, काबुल आदि ये झेलम की सहायक नदियां हैं। जो पहले भी बात किया गया है, किशनगंगा झेलम की है, सतलज स्पीति। चलिए, ये रिवीजन के तौर पर था तो इसलिए थोड़ा जल्दी कराने का प्रयास किए हैं। अब नेक्स्ट देखा जाए तो नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा। अवरोही आरोही पहले समझ लेते हैं। आरोही मतलब घटते से बढ़ते क्रम, जैसे 1 2 3 4 5। अवरोही मतलब जैसे घटते से बढ़ते से घटते क्रम, जैसे 5 4 3 2 1। तो ये स्पष्ट हो गया। तो इसमें नदियों का लंबाई किलोमीटर कितनी लंबाई है उसके हिसाब से है। तो देखा जाए गोदावरी, गोदावरी बरी के जो है इसमें दिया हुआ है 1465 किलोमीटर है, यानी कि सर्वाधिक लंबाई जो है गोदावरी की है। तो गोदावरी यानी अवरोही दिया है, तो पहले सबसे ज़्यादा वाला पहले होगा, तो गोदावरी हो पहले है। फिर ऑप्शन में फिर देखेंगे नर्मदा, नर्मदा की जो है लंबाई 1312 किलोमीटर है, किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं इसको, तो नहीं किलोमीटर ही कहेंगे कि लंबाई है, एरिया में और किलोमीटर होता है। तो नर्मदा है ये
1312 किलोमीटर। फिर देखेंगे महानदी, महानदी की लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। तो अब इसको क्रम में लगाएंगे, जैसे गोदावरी सर्वाधिक, फिर नर्मदा, फिर इसके बाद में महानदी, फिर ताप्ती। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, बी। अब यहाँ पे फिर से नदियों का उद्गम और संगम आ गया है। गंगा, गंगा का है गंगोत्री हिमानी गोमुख, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। यमुना, यमुनोत्री हिमानी बंदर पुंछ पुंछ, गंगा प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना से मिलती हैं। यमुना गंगा से प्रयागराज इलाहाबाद गंगा में मिल जाती हैं। शारदा, काली इसका एक नाम भी है। इसका मिलान हिमानी नेपाल से जो है उद्गम होता है, और घाघरा बाराबंकी में मिलती है। कोसी, कोसी का वो जो उद्गम स्थान कहाँ पर है, कोसी नेपाल से, गोसाईथान नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में आके मिलती है। गंडक, गंडक कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ है, नेपाल हिमालय, और संगम कहाँ कहाँ पर मिलती है, गंगा सोनपुर में मिलती है। अभी आपको मैप में सब दिखा देंगे। रामगंगा, दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड गंगा से, और ये सोन अमरकंटक पठार से गंगा पटना में मिलती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार से हुगली कोलकाता में के निकट। चंबल, चंबल कहाँ से निकलती है, महू मध्य प्रदेश से। यमुना इटावा के निकट मिलती है, यमुना में। गोमती, गोमताल फुलहर झील से, गंगा ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी बहती हैं। तो ये गोमताल मतलब मैदान से निकलती है और गंगा मैदान में ही मिल जाती है। तो इस तरीके से नदियाँ थीं। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें नदियाँ भागीरथी, अलकनंदा, ये मिला के यहाँ देवप्रयाग में फिर ये गंगा बन गई। गंगा से फिर गंगा की जो है बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम देख लेंगे। इसमें रामगंगा, फिर यहाँ से साई नदी है एक, फिर गोमती है, फिर शारदा और कोरियाला नदी एक है। ये दो जो मिलके घाघरा बन जाती है, और फिर आगे राप्ती यहाँ मिलती है। और फिर देखेंगे गंडक, लालकसा, बागमती, कुमासक, कुमाला, घघरी, कोसी, महानंदा, ये सब बाएं से गंगा में आके मिलती हैं। अब दाएं छोर से गंगा में मिलने वाली नदी है जैसे यमुना। यमुना की सहायक नदियाँ देख लें तो बनास, चंबल, काली, सिंध, पार्वती, और फिर यमुना की सहायक नदियों में देख लें सिंध, बेतवा, जमनी, घासन, बिरमा, सोनार, केन, विरमा। ये आप लोग गूगल करके देख लें किसकी सहायक नदी है। टोंस, और ये फिर यमुना आके गंगा नदी में यहाँ मिल जाती है, और टोंस भी गंगा नदी का है, ठीक है, यमुना का नहीं है। फिर गंगा नदी के दाएं छोर से मतलब मिलने वाली नदियाँ हैं सोन, रिहंद, फिर कोयल जो है सोन नदी की सहायक है, और कुल मिला के रिहंद भी सोन नदी का है, और सोन नदी आके गंगा में मिलती है। फिर ये कसाई नदी यहाँ पे देख लीजिए, दामोदर, मयूराक्षी, हुगली, और ये पद्मा ब्रह्मपुत्र को कहा गया है यहाँ पे। तो ये नदियाँ हैं इसमें जो देखा गया। अब और क्वेश्चन कहाँ पे थे, आओ देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कौन से शहर जो हैं पश्चिमी तट पे अवस्थित हैं, तो इसमें जंजीरा और उडुप्पी ये दो शहर जो है पश्चिमी तट पे स्थित हैं, और ओरविले और तूतीकोरिन ये पूर्वी घाट यानी पश्चिमी तट से पश्चिमी घाट पे वो स्थित हैं, और ओरविले और तूतीकोरिन पूर्वी घाट पर स्थित हैं। तो इसमें देख लेंगे जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पाया जाता है, तो ये पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र है। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में पाया जाता है, कर्नाटक भी पश्चिमी घाट में है। ओरविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरमंडल तट पर।
पुडुचेरी में पाया जाता है तो ये पूर्वी घाट पे। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है तो ये भी जो है उसमें पाया जाएगा, पूर्वी घाट में। अब एक क्वेश्चन देख लिया जाएगा कि सागर पुलिन और राज्य, ये सागर पुलिन कौन से हैं 5 नंबर में, और राज्य कहाँ पर हैं। दीघा, दीघा तो पश्चिम बंगाल में है, पहले से ही एक ऑप्शन पता होगा तो ए का 2, तो ए में 2 है यानी बी सी है, बाकी 2 ए और डी हट जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से तुरंत 2 ऑप्शन हटा दिया जाता है। फिर देखा जाए गोपालपुर, गोपालपुर कहाँ पर है नहीं पता है, मान लो जैसे कलांगुट, ये भी नहीं पता। मरीना, मरीना, मरीना देखा जाएगा तो डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट तमिलनाडु में है तो ठीक है। इसका फिर इससे क्लियर होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, तो ए का 2 दीघा, 2 पश्चिम बंगाल, बी का 3 गोपालपुर उड़ीसा, सी का 4 गोवा, डी मरीना, मरीना तमिलनाडु में है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ये कुछ पहाड़ियाँ दी गई हैं और इससे क्षेत्र दिया गया है कि किसमें क्या पाया जाता है, कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र में है। तो कार्डमम पहाड़ी ये कहाँ पर पाई जाती है, मतलब ये दिया गया है कि उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित, ठीक है, कौन से कहाँ सही सुमेलित हैं, पाए जाते हैं किस क्षेत्र में। तो इसका कार्डमम पहाड़ी कोरमंडल तट, इसका सही सुमेलित नहीं है, कोरमंडल तट पे नहीं पाया जाता है। कैमूर पहाड़ी कोंकण तट, ये भी सही नहीं है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत, मिडिल भारत में महादेव पहाड़ी यही पाई जाती है सतपुड़ा के आसपास, तो ये मध्य भारत में है, ये सही है। निकिर पहाड़ी ये पूर्वोत्तर भारत में है, तो 3-4 ऑप्शन नंबर सही है। कार्डमम पहाड़ी केरल के दक्षिण पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी भागों के बीच स्थित है ये, जबकि ये कोरमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम, ये दूसरा नाम है इसलिए नहीं है। कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिमी तट को कहते हैं। कोंकण तट किसे कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी तट को कोरमंडल कहते हैं, या उत्तरी सरकार तट पूर्वी तट को कहते हैं, दक्षिण पूर्वी तट को। तो अब निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ ये सब महाराष्ट्र में स्थित हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है, तो ये गुजरात के कठिया का वाड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। अगला देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गढ़जात पहाड़ी कहाँ पर है, उड़ीसा में। मांडव पहाड़ी, मांडव पहाड़ी अभी देखा गया है कि ये गुजरात में है तो यही गलत है, बाकी सही आंध्र प्रदेश, नल्लामामला पहाड़ी, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ये जो है बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, सुमेलित हैं, बस मांडव पहाड़ी जो है गुजरात में कठियावाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है तो ये गलत है। अब देखेंगे प्रमुख जो है हिमानियाँ कौन कहाँ पाई जाती हैं, तो ये देखेंगे, मानचित्र में जूम कर लेना है, हो नहीं पा रहा है इसमें शायद। तो हिमानी के नाम सियाचिन हिमानी सबसे बृहद हिमानी है जो काराकोरम में पाई जाती है। लगभग कितने किलोमीटर है, 76.64 किलोमीटर लंबी है। वियाफो हिमानी काराकोरम में पाई जाती है 60, ये लोकेशन पूछ लिया जाता है कि कौन सी कहाँ पाई जाती है, स्थिति कहाँ है। हिस्पर हिमानी काराकोरम 61 किलोमीटर है। बाल्टोरो काराकोरम में ही पाई जाती है 58। चोंगू लुंगमा काराकोरम में कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये मायने नहीं रखता लेकिन कहाँ पाई जाती है हमेशा पूछा जाता है मैचिंग में। खोर्दोजीन काराकोरम में, तो अब देख लेंगे कि 1 से 6 तक काराकोरम में पाए जाते हैं। सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो, चोंगलुमा, खोर्दोजीन कहाँ पाई जाती है, काराकोरम में। सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा,
खोर्दोजीन, ये हिमानियाँ कहाँ पाई जाती हैं? काराकोरम में। फिर आइए कश्मीर वाली देख लेते हैं। रीमो और पुनमा, ये दो हिमानी कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर में। अब उत्तराखंड में देख लिया जाए, गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जेमू, जेमू कहाँ पर है? सिक्किम, नेपाल। सासाइनी भी काराकोरम में पाई जाती है। रूपल कहाँ पर है? कश्मीर, कश्मीर में। दियामीर, दियामीर कश्मीर। चलो अब देख लेंगे ये अंतःस्थल से सागर की ओर पिछले निकले भागों में को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा किसे कहते हैं? तो अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं, बेस लाइन। किसी भी देश के प्रारंभिक क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। जो प्रारंभिक प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है उसको क्षेत्रीय सागर कहते हैं। तो क्षेत्रीय सागर की दूरी, टेरिटोरियल सी की दूरी जो है कि आधार रेखा से सागर की ओर कितनी होती है? तो ये 12 नॉटिकल मील होती है। क्षेत्रीय सागर मतलब आधार रेखा से क्षेत्रीय सागर की दूरी कितनी होती है? जो है 12 नॉटिकल मील होती है। और समीपस्थ मंडल यानी कॉन्टिजिनस जोन जिसका विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत में सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। 24 समुद्री मील तक जो है इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क और वसूली और वित्तीय व्यापार के अधिकार प्राप्त होते हैं। और किसी भी देश का अन्य व आर्थिक क्षेत्र रेखा से 200 अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिलती है। ये आधार रेखा है समुद्र के जो है अंतस्थ सागर से की ओर से पिछले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा, यानी अंतस्थ सागर है जो घुसे हैं उसके पिछले भाग को मिलाने वाली रेखा आधार रेखा। इससे 12 नॉटिकल मील क्षेत्रीय सागर कहलाता है, टेरिटोरियल सी। और इससे 24 नॉटिकल मील कहलाता है कंटिन्यूअस जोन, समीपस्थ मंडल। और इसमें जो है व्यापार और शुल्क वसूल करने के लिए किसी देश को छूट प्राप्त होती है। और 12 नॉटिकल मील से सीमा शुल्क 24 नॉटिकल मील तक के व्यापार और ये सब छूट प्राप्त होती है। और 24 से लेकर 200 तक केवल अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली होती है। यानी 200 नॉटिकल मील तक जो है विभाजित होते हैं। इसका चर्चा किया गया है। अब ये जनजातियां हैं, इस पर देखा जाए कि कौन कौन सी जनजातियां कहाँ हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले देख लिया जाए, एक ही है, चलो इसमें आ गया है, आगे में पढ़ा देंगे, पहले यहीं चलो देख लेते हैं। कौन सी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति कहाँ पर है? उत्तराखंड। तो एक का थर्ड है, थर्ड देख लिया गया, बी ऑप्शन में ही है, टिक मार के निकल जाओ। लेकिन बाकी यहाँ हमें पढ़ना है तो देख लेते हैं, परीक्षा हाल में इसे ही किया जाएगा। संथाल, संथाल कहाँ पर है? संथाल तो जनजाति झारखंड की है, बी का फर्स्ट, ठीक है। भील, भील जनजाति राजस्थान की है। राजस्थान कहाँ गया? राजस्थान नहीं है ऑप्शन में, तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, ठीक। लेप्चा, लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम की है, तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा। जौनसारी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। संथाल कहाँ पर है? झारखंड में। भील कहाँ पर? मध्य प्रदेश। लेप्चा सिक्किम में पाई जाती हैं। अब ये देख लिया जाए कि भाषा, भाषा में कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इंडो आर्यन या भारोपीय भाषा जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसकी प्रतिशत भारत की 76.87% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है, जो है सबसे बड़ी भाषाई समूह। द्वितीय क्रम भाषा समूह द्रविड़ है, जो 20.82% जनसंख्या है। भारत की इतनी जनसंख्या जो है इंडो आर्यन बोलती है 76.87%, और द्रविड़ जो है 20.
8.2% जनसंख्या दरमिण बोलती है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत भाषा भारोपीय भाषा है। भारोपीय में भाषा परिवार संबंध जनसंख्या प्रतिशत, जैसे इसमें देखा गया है ऑप्शन है तो इंडो आर्यन का प्रतिशत कितना है 76.87%, ईरानी भाषा 0.002, यूरोपियन 0.2। भारोपीय भाषा में जो है ये 3 भाषा हैं जो शामिल हैं। नंबर 2 पे द्रविड़ 20.82% बोला जाता है। ऑस्ट्रो एशियाई 1.11% है। तिब्बती बर्मी 1% है। सीमेटो हेमेटिक 0.0 है। अन्य 0.17 है। कुल 100% भाषा है जो आगे विश्व में बोले जाते हैं। थैंक यू। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।